नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है बिहार स्टेट की और यह 5वां लेक्चर वीडियो है। ठीक है, यह सिलेबस वाइज ही सारा का सारा मटेरियल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, यह ध्यान में रखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का पूरा मटेरियल हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ आपको 1375 एमसीक्यू मिलेगा और साथ ही साथ इतिहास विषय का पेपर 2 का जो भी सिलेबस है, सिलेबस वाइज यूनिट वाइज सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। जैसे यह यूनिट है हर्षवर्धन, आज मैं हर्षवर्धन यूनिट को के बारे में पूरा बता दूंगा। एक वीडियो में एक यूनिट में कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। तो यूनिट वाइज भी सारे के सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो चार्ज है वनली 200 है, केवल 200 रुपये में आपको यह मटेरियल मिल जाएगा। मैसेज कर सकते हैं 8318397276। और यह 5वां लेक्चर वीडियो है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी बहुत जल्द एमसीक्यू होने वाला है, आज ही मैं एमसीक्यू कराऊंगा टेलीग्राम पर, तो आप सभी लोग को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती ग्रुप और गौड़ प्रमुख थे। इन बार राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो जब गुप्त वंश का पतन हो गया तो उत्तर भारत में कोई बहुत बड़ा राजवंश नहीं था, उसमें केवल वर्धन राजवंश ही गुप्त वंश के बाद उसके उत्तराधिकार के रूप में आया था। ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक मतलब हर्षवर्धन जिस वंश का था उस वंश का नाम क्या है, पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। इसकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। थानेश्वर जो है हरियाणा के पास पड़ता है, तो यह उसकी राजधानी थी थानेश्वर, पुष्यभूति वंश की। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। मतलब पुष्यभूति जो थे, वो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, लेकिन उस समय यह अधीन शासक हुआ करते थे गुप्तों के। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ही सबसे पहले वह शासक थे पुष्यभूति वंश के जो स्वतंत्र थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है प्रभाकर वर्धन को। प्रथम प्रभावशाली शासक यह थे। ठीक है, इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधि इन्होंने धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी सुमति से 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और एक कन्या भी हुई राजश्री। तो 2 पुत्र, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक कन्या राजश्री थी। राजश्री का जो विवाह हुआ था कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, मालवा के शासक, देखिए जब यह राजश्री का विवाह हो जाता है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ, तो यहाँ से एक विवाद उत्पन्न होता है। मालवा का एक शासक रहता है देवगुप्त, तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या करवा दी। किसकी, मतलब हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या करवा दी, प्रभाकर वर्धन के दामाद की हत्या करवा दी। ठीक है, जमाता की। तो राजश्री को क्या किया, बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, मालवा का शासक देवगुप्त। ठीक है, तो राजवर्धन उस समय शासक रहता है। ठीक है, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को पर चढ़ाई करके देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था और वही शशांक जो था उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जो था बोधगया में, इसको कटवाने का काम शशांक ने किया था। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, यह उसका उपनाम था शिलादित्य। इसने भी परम भट्टारक, नरेश आदि की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने क्या किया, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब थानेश्वर के अलावा उसने कन्नौज को भी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने, क्योंकि कन्नौज खाली हो गया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रह वर्मा की हत्या हो गई थी। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के बीच युद्ध हुआ था और इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। चीनी यात्री हेनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। हेनशांग जो आया था किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में ही आया था।
हेनशांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह मतलब यह इसके उपाधि थे, ये इसके उपनाम थे। हेनशांग जो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां हैं, उसको संग्रहित करने के उद्देश्य से आता है। ठीक है, 641 ईस्वी में 629 में आता है, देखिए 629 में आता है और 641 में उसे क्या 641 में अपने दूत क्षमा करिएगा। देखिए हर्षवर्धन जो है 641 में अपने दूत कहाँ भेजा, चीन भेजा है। 643 और 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे, मतलब चीन के साथ संबंध था हर्षवर्धन का, और उसने 641 में अपने दूतों को चीन भेजा और 643 और 645 में भी 2 दूत चीन भेजे थे, चीन के राजा के दरबार में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, मतलब कश्मीर पर आक्रमण करके बुद्ध के दंत अवशेष जो है हर्षवर्धन ने प्राप्त किए थे। देखिए हर्ष कुछ देवी देवताओं की पूजा करता था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार जो था यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, इसीलिए तो हेनसांग आया था नालंदा महाविहार। ठीक है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ था, मतलब हर्ष के समय में हर 5 साल पर महामोक्ष परिषद होती थी प्रयागराज में। ठीक है, और हेनसांग किस समारोह में आता है, तो 6वें समारोह में आता है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, 6वें समारोह में आता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी, 2 ग्रंथ उसने लिखे थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद यह 3 संस्कृत नाटक हैं जिसकी रचना किसने की, हर्षवर्धन ने की है। कहा जाता है धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखा। मतलब कुछ लोग यह कहते हैं कि हर्षवर्धन तो भाई नाटककार था नहीं, लेखक था नहीं, तो कैसे लिख दिया, तो कुछ लोग यह मानते हैं कि धावक नामक एक कवि था और उसने हर्षवर्धन के नाम से यह 3 नाटक लिखे थे कि हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के जो अधीनस्थ शासक होते थे, अधीन शासक होते, वह महाराज या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासन राजस्थानिक या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। देखिए प्रशासन की दृष्टि से हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था प्रांतों में विभाजित था, और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति पर जो शासन करता था उसका वो कौन शासन करता था, उपरिक या राष्ट्रिक, यह 2 नाम थे भुक्ति पर शासन करने वालों के। ठीक है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग आया है। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल, जो प्रांत में शासन करता था उसे लोकपाल भी कहा जाता है। अब भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिले विषय कहलाते थे, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, मतलब आधुनिक तहसील की तरह। तहसील को क्या कहा जाता था, पाठक कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान जो होता था ग्रामाच पट्टालिक कहा जाता था। ठीक है, पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक या दांडिक पुलिस विभाग का अधिकारी था। जो पुलिसकर्मी थे उसे चाट या भाट कहते थे। ठीक है, और पुलिस विभाग का जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक या दांडिक कहा जाता था। अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उन्हें बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहते थे, यह संज्ञा उन्हें दी जाती थी। ठीक है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। सिंचाई का जो साधन होता था उसे तुला यंत्र यानी जल पंप होते थे, जैसे मान लीजिए ऐसे जल पंप है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता था, तुला यंत्र कहा जाता था, मतलब तुला यंत्र शब्द दिए गए थे। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र उद्योग का
प्रमुख केंद्र था। तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था मथुरा हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 8318397276। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, आप मैसेज करिएगा। ठीक है, ओनली 200 में आपको सारा का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा पेपर 2 हिस्ट्री का। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।